चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर नंबर नहीं, लेक्चर नंबर 2। ओके, चलिए तो पहला अपन का आज पढ़ना था, कल यहाँ पे छोड़ा था हम लोगों ने, डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो। भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? ओके, when a liquid flows in such a way that any particle passing through the certain point follows the path of its preceding particle passing through the point, the flow of the liquid is called streamline। कल मैंने बताया था कि अगर किसी लिक्विड में हर आने वाला पार्टिकल उसके आगे जा चुके पार्टिकल का सेम लाइन फ्लो करता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक ना? तो अगर आप षटक में से किसी पाइप में से स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है तो आप ये मान सकते हैं कि इसके अंदर, षटक के अंदर डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स है। समझ गया ना? कई सारी स्ट्रीम लाइन्स है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय turbulent flow? What do you mean by turbulent flow? The flow of the fluid in which the motion of the particle are irregular and zigzag is called turbulent flow। किसी पार्टिकल का मोशन ज्यादा होगा, किसी पार्टिकल का मोशन कम होगा, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं क्या? टर्बुलेंट फ्लो। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्यूरिंग द फ्लड स्टॉर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। समझ गए ना? जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं ड्यूरिंग द फ्लड, ये आपने देखा होगा, कभी आपने हाथ से पानी को जोर जोर से घुमाया हो। बचपन में एक्टिविटी अक्सर बच्चे किया करते हैं कि बाल्टी में पानी भर लेते हैं और किनारे के पानी को घुमाते हैं बहुत जोर जोर से, और बीच में जो बवंडर बनता है उसको देखा करते हैं, है ना? बड़ा क्लासिक बवंडर बनता है, बीच में स्पीड बड़ी तेज हुआ करती है और किनारे कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो यहाँ वाला पानी स्लोली चलता है, उधर वाला पानी बहुत तेज चलता है। इवन कोई पार्टिकल यदि आ जाए तो बहुत जोर जोर से घूम के अंदर चला जाता है। तो ये जो एग्जांपल है जहां पे हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, इसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। The two streamlines flow do not intersect each other। दो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये कह लीजिए टू स्ट्रीमलाइंस फ्लो कह दिया गया, टू स्ट्रीमलाइंस, दो स्ट्रीमलाइन ही आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती है। स्ट्रीमलाइन क्या होती है? मैंने बताया था, एक सड़क से पानी जा रहा है, मान लो वो पानी का पूरा धार है। ओके, तो एक स्ट्रीमलाइन ये बनेगी, एक स्ट्रीमलाइन ये बनेगी। क्लियर हुआ? एक स्ट्रीमलाइन ये बनेगी और एक स्ट्रीमलाइन ये बनेगी। क्लियर हुआ? अब मालूम, इसको देखने का तरीका, बेस्ट एक तरीका होता है, हालांकि यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको देखना हो कि स्ट्रीमलाइन में कैसे दिखा करती है, तो क्या होता है, जैसे ये षटक आ रहा है, उसमें से एक इंजेक्शन इंजेक्ट करो और ब्लू कलर की इंक डाल दो उसमें, और जैसे ही इंजेक्शन को प्रेस करते जाओगे पानी आ रहा है, तो जो ब्लू कलर की इंक है ना, पूरे में नहीं फैलेगी, एक बिल्कुल सीधी लाइन में फ्लो होगी वो ब्लू कलर की इंक, क्योंकि जहां पे वो इंजेक्शन का आके नोजल खुलेगा वो स्ट्रीमलाइन में, उस पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन को इंक पकड़ लेगी, वैसी जाएगी। मतलब ये नहीं होगी कि ये स्ट्रीमलाइन जाए फिर यहाँ भी इंक मिल जाए, नो। अगर आप इंजेक्ट को नीचे करोगे इंजेक्शन को, तो ये स्ट्रीमलाइन आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी कि देखो इंक जा रही है। समझ गए ना? इससे स्ट्रीमलाइन का एग्जिस्टेंस पता चलता है कि स्ट्रीमलाइंस होते हैं। द टू स्ट्रीमलाइंस फ्लो डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बाय आंसर the tangent drawn at a point of streamline flow shows the direction of velocity of the flow। हाँ, स्ट्रीमलाइन टेढ़ी मेढ़ी हर जैसे होती है। अब मान लो कोई स्ट्रीमलाइन ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पर आपने यदि टेंजेंट खींच दी तो वो क्या देगा? उस पॉइंट पर फ्लो की रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा कि इस पॉइंट पर फ्लो यहां जा रहा था। समझ में आया? तो अगर दो स्ट्रीमलाइन मान लो एक दूसरे को ये कट कर रही है, ये एक स्ट्रीमलाइन आ गई, ये एक आ गई, कट कर गई, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी कहां पॉसिबल है भाई? है ना? If the two streamline flow intersect, then at the point of intersection there will be two direction of velocity which is not possible, therefore two streamline flow do not intersect। इसलिए दो streamline flow कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते। आया समझ में? क्लियर है? इसलिए दो streamline flow एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24। 23 का कर लिया, देखो बेटा बुक से। 23 स्ट्रीमलाइन ही था। ओके, टोटल में क्वेश्चन नंबर 24। राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सरफेस टेंशन।
कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, मरकरी। देखा भाई, मरकरी बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन होती है, समेट लेती है अपने आप को। देन उसके बाद कोल्ड वाटर, देन उसके बाद हॉट वाटर। कल ही पढ़ाया था नहीं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मरकरी सबसे ज्यादा, फिर कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। A tank filled with pure water has an ऑफिस, हाँ। orifice through which the water is coming out. हम्म, If size of the orifice is increased, then how the velocity of efflux and volume of liquid issuing out per second will be affected. हाँ। देखिए, ऑर्फिस, ऑर्फिस का मतलब क्या होता है, एक हल्का सा छेद होता है, नैरो होल, उसको बोलते हैं अपन ऑर्फिस। एक टैंक फिल विद प्योर वाटर हैंगर ऑर्फिस। भाई एक टैंक बना लो, ये टैंक, मान लीजिए ये टैंक जो है पूरा भरा हुआ है पानी से, अप टू द रिम, लबालब भरा हुआ है। ओके, यहाँ भी पानी बेटा, और फ्री वेयर वाटर, वाटर, ओके। नाउ दिस सेइंग, इफ ए प्योर वाटर हैज एन ऑर्फिस, ऑर्फिस बना लो यहाँ पे, मान लो इधर पे आपने होल कर दिया होल, has an orifice through which water is coming out. If the size of the orifice increase, अगर इसका साइज बढ़ा दिया जाए, अगर इसका साइज बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज, देन हाउ इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मतलब यहाँ से जो पानी निकल रहा है कैसा जाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, जमीन में जाके गिरेगा। तो जिस वेलोसिटी से पानी यहाँ से निकलता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। समझ गया ना, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। कह रहा हाउ द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वीसिंग पर सेकेंड विल बी अफेक्टेड। समझ गया ना, अगर इसका होल बड़ा कर दिया जाए तो याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आई थिंक याद तो नहीं है मुझे, फिर भी आई थिंक अंडर रूट 2GH करके हुआ करता है शायद, है ना, 4GH या 2GH करके होता है। डायग्राम में बाद में फॉर्मूला देख लेंगे, अभी मुझे याद नहीं क्या होता है, बट ऐसे ही होता है। तो कुल मिला के ये समझ लो, ये केवल हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। आप होल कितना बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किस हाइट पे, किस लेवल पे आप होल कर रहे हो, मतलब वहां पानी की हाइट कितनी है बॉटम से, समझ गया ना, क्लियर हुआ, उससे डिपेंड करेगी वेलोसिटी। सॉरी, बॉटम से नहीं, अप साइड से, डेप्थ, ये इससे डिपेंड करेगी। अगर ऊपर होल करोगे तो ये कम वेलोसिटी से निकलेगा, अगर और नीचे होल करोगे तो ज्यादा वेलोसिटी से, क्योंकि हाइट से ही तो प्रेशर बनेगा। यस और नो, तो हाइट पे डिपेंड करता है। तो पहला पार्ट पढ़िए, Since the velocity of efflux does not depend on the size of orifice, it will not affect it. मतलब वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे होल बड़ा कर दो चाहे छोटा कर दो। समझ में आया, क्लियर। अब ये तो बच्चा भी बता देगा भैया कि होल अगर बड़ा कर दोगे तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई पानी बढ़ जाएगा, पर सेकेंड आने वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पानी का बढ़ जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ऑर्फिस, अगर ऑर्फिस का साइज आप इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड विल बी इंक्रीज। ये तो जनरल नॉलेज। अगला क्वेश्चन नंबर 26, if the sugar solution is used in place of pure water, then what will be the effect on the velocity of orifice। लो फिर से याद है, सुगर सोल्यूशन, पानी की जगह डेंसिटी बदल रहे हो, देखो कहीं ऊपर फॉर्मूले में कहीं डेंसिटी आया, नहीं आया, कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। आंसर, इट विल रिमेन्स अनअल्टर्ड, बदलेगा नहीं, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स डिपेंड ऑन द हाइट h, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी। समझ गया ना, अभी फॉर्मूला भी बनवा देंगे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का, डोंट वरी, क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट फाउंड इन सॉलिड्स, व्हाई। अरे यार, सॉलिड में डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, रिलेटिव लेयर्स का, सॉलिड में रिलेटिव लेयर्स का मोशन होता ही है, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर। लेयर में होता तो होता, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारे भैया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिससे काफी सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब पढ़ते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई। फर्स्ट पॉइंट, Explain why atmospheric pressure at a height of about 6 km decreases to nearly half of its value at the sea level. Through the height of the atmosphere is more than 100 km. B. Hydrostatic pressure is a scalar quantity even though the pressure is force divided by area. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हुआ करता है, हाँ, बट प्रेशर जो होता है, फोर्स जो होता है हर डायरेक्शन में लगता है, तो मतलब प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, इस वजह से प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई गिवन डायरेक्शन नहीं। समझ गया ना, दूसरा पार्ट तो बहुत थ्योरी है। अब पहला पार्ट कहते हैं, कह रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए हाइट अबाउट 6 किलोमीटर,
डिक्रीजेस नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सी लेवल, मतलब कि जमीन में, समुद्र के तल पे जितना प्रेशर हुआ करता है, समझ गए, 6 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो प्रेशर पाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर है पी सी लेवल पी एस है, 6 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो प्रेशर है वहां पे हो जाता है पी सी बाई 6, कितना हो गया, पी सी बाई 6, आधा हो जाता है, पीएस लिखाना था। आप पी एस बाई 6, पी एस बाई 6 हाफ वैल्यू थ्रू द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर, जबकि एटमॉस्फेयर की जो हाइट है लगभग कितनी मानी गई है, 100 किलोमीटर की मानी गई है, समझ गए ना, 100 किलोमीटर की मानी गई है ना। तो द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। तो इसका रीजन बताइए, ये इतना जल्दी आधा क्यों हो गया, 6 किलोमीटर जाने पे ये आधा क्यों हो गया, समझ गए ना, 6 किलोमीटर जाने पे ये आधा। आंसर देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हाइट ऑफ 6 किलोमीटर, हम देखते हैं क्या निकलता है बेटा, रो जी एच से प्रेशर कैसे निकलता है, रो जी एच है 6 किलोमीटर, मीटर में बदल दिया, डेंसिटी 1.30 किलोग्राम, वो पारी की डेंसिटी, बैरोमीटर में पारी की 13,600 बताया था, तो 1.36 होना चाहिए बेटा, कोई बात नहीं, 1.3 ले लिया किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, एंड जी की वैल्यू 9.8, क्लियर हुआ। P इक्वल टू एच रो जी करके निकाला बेटा, देखो 0.7644 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, 0.7644 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, क्लियर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे होता है, जमीन सी लेवल पे, वो कितना होता है, 180, कितना होता है, 180, मतलब 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये याद कर लेना है ना, पेपर में भी दे सकते हैं, दे देते हैं, कितना होता है सी लेवल, क्लियर हुआ। 10, it is clear that atmospheric pressure at a height 6 km is nearly half of the atmospheric pressure, clear, bolo yes, but the atmosphere is extended nearly 100 km from the surface of the earth, it is so because the density of air decreases as we go from the surface of the earth। ये कह रहा है कि बताइए इतना जल्दी क्यों प्रेशर डिक्रीज हो गया भाई, इतना जल्दी क्यों प्रेशर डिक्रीज हो गया, वो इसलिए हो गया कि शुरुआत में डेंसिटी लेयर की हाई रहती है, बोलो हाँ, हाँ सर, समझ गए ना, और ऊपर जाने पर डेंसिटी बड़ी तेजी से घटती है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर तो है मगर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क, समझ गए ना। तो जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है क्योंकि वो गाढ़ा है, समझ में आया, और जो अपर एटमॉस्फेयर है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 600 किलोमीटर में जो जो 6 किलोमीटर प्रेशर बनाता है उतना बाकी का 94 किलोमीटर प्रेशर बनाता है। अगर आप 100 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर देखें तो 6 किलोमीटर जितना मिल करके प्रेशर बनाता है उतना कौन बनाता है बाकी का, आया समझ में, नहीं आया भाई, 6 किलोमीटर की डेंसिटी यहाँ जो है गैसेस की बहुत घनघोर ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर P है तो P का 50% प्रेशर केवल इतने पार्ट ने दे दिया 6 किलोमीटर के लिए, और बाकी का 50% इसने दिया, समझे, नहीं समझा, 50% अंदर से ही रहा, 50% 6 किलोमीटर के भीतर ने दे दिया, हाँ, और 50% एटमॉस्फेयर के ऊपर, हाँ उसके ऊपर 100 किलोमीटर तक, समझ गए, क्लियर। चलिए व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, hydrostatic pressure is a scalar quantity even though pressure of the force divided by area, भाई pressure is equal to force per unit area होता है, तो बेटा अब pressure equal to force per unit area, force भी वेक्टर क्वांटिटी है तो pressure वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, पढ़िए आंसर, when the force is exerted at a point on the liquid, then the pressure is equally transmitted in all the directions. Thus, the pressure is not concerned with direction. Hence, the hydrostatic pressure is a scalar quantity. सुंदर लगेगा, विद एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर एक ही तरफ जाए, हर तरफ जा रहा है, हर तरफ जाता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्लियर हुआ, मतलब उसका फोर्स भी हर तरफ जाता है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ फोर्स इक्वली पर यूनिट एरिया में सब जगह भागेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, the angle of contact of mercury with the glass is obtuse, but
while that the water with glass is acute. Why? कल मैंने बताया था हाँ, क्योंकि वो कि जो एंगल ऑफ मरकरी होता है वो ग्लास के लिए क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। युवराज मिल्क ले लो बेटा। द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मरकरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज while that of water with glass is acute. Why? वही मेनिस्कस का जो कह रहा था कल मैंने जो पढ़ाया था, है ना, इसका ये जो था अपने पास ये बन रहा था कॉन्वेक्स, और इसका फ्री सरफेस जो इसके लेयर के अंदर थी सॉलिड सरफेस कांच की, ये एंगल बना था। तो इनका कहना है कि भाई ऐसा क्यों होता है ना, वाटर का एक्यूट बनता है। वाटर की लेयर देखी थी हम लोगों ने, वाटर का कुछ ऐसा बना हुआ था, याद आया? So this is theta for water and this is theta for mercury. Clear? दोनों अलग अलग होंगे। When a drop of liquid is put in solid surface, then three interfaces form. जब किसी ड्रॉप को आप किसी सॉलिड सरफेस पे रखते हो तो तीन इंटरफेस बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कांच की स्लैब है, पट्टी है, इसके ऊपर आपने पानी की एक बूंद डाल दी पानी की बूंद, तो बेटा तीन इंटरफेस बनेंगे टोटल। When a drop of liquid is put on the solid surface, then there are three interfaces are formed. First, solid liquid interface. ये solid है, ये liquid है, solid है, ये liquid है। दूसरा solid vapor interface। क्यों युवराज? दूसरा solid, पहला solid liquid interface है, दूसरा solid vapor interface है। इस solid vapor कहाँ गया? ये solid है, ऊपर जो है वेपर ही तो बनेगी रहेगी ना, सॉलिड वेपर, और तीसरा लिक्विड वेपर, मतलब लिक्विड का वेपर से कांटेक्ट किया। तीन इंटरफेस बने, एक सॉलिड लिक्विड, एक सॉलिड वेपर और एक लिक्विड वेपर। तो ये उसी शेप में बने ना सर जो अपना? हाँ उसी में बने, वहीं पर बने, ठीक है ना। अब आप मेनिस्कस पर चर्चा करो, केवल मेनिस्कस पर चर्चा करते हैं। ये देख लीजिए, ये अपने पास मान लो ये है मेनिस्कस, ओके, ये मेनिस्कस। तीन इंटरफेस बन चुके हैं। लेट द सरफेस टेंशन इन दीज इंटरफेसेस आर टीएसएल, टीएसवी एंड टीएलवी रिस्पेक्टिवली। अब तीनों इंटरफेस के अपने अपने कुछ सरफेस टेंशन क्यों होंगे? क्योंकि हर इंटरफेस के पास अपने अपने मॉलिक्यूल, समझ गए ना, और वो मॉलिक्यूल अपनी अपनी तरफ से जोड़ लगाते हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? The surface tension of the these interface are TSL solid liquid, T solid vapor and T liquid vapor. ये तीन टेंशन लग रहे हैं। Then the point at the point O for the equilibrium of the liquid. Then at point O for the equilibrium of the liquid. तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो ये फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, ये देखिए इधर लग रहा है सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड, इधर की ओर क्या लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड वेपर TSV, और यहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की तरफ हवा रहेगी तो ऊपर की तरफ लग रहा है T लिक्विड वेपर, ठीक है। cos थीटा is equals to cos theta is equal to base upon hypotenuse, base upon cos theta TSV minus TSL। ये है TSV, ये है TSL, इसको माइनस करके अपॉन में TLV, TLV ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए आप इस डायग्राम पे मत जाइए, एक पहली चीज तो दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इसको जैसा दिया है अगर आपको पढ़ना भी है तो एक बड़ी कैलकुलेशन है, इसको जस्ट अभी देख लो, बाद में ही समझ में आ जाएगा आगे कि ये क्यों हो रहा है, cos थीटा ऐसा क्यों आ रहा है। एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पे नहीं बना हुआ है जैसा बनना चाहिए,
ओके, इन लोगों ने लेयर डायग्राम दे दिया, आप पूछ सकते हो सर ये ऊपर ही क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, बट जस्ट इसको रिमाइंड कर लो, टी सॉलिड वेपर माइनस सॉलिड लिक्विड अपॉन टी लिक्विड। न्यूमेरिकल आ सकता नो, फॉर मरकरी ग्लास पेयर, मरकरी ग्लास पेयर के लिए जो सॉलिड लिक्विड के बीच की जो टेंशन होती है, वो सॉलिड लिक्विड बीच की टेंशन जो होती है वो सॉलिड और इससे ज्यादा हुआ, सॉलिड वेपर से। फॉर मरकरी ग्लास पेयर सॉलिड वेपर टेंशन इज लेस देन सॉलिड लिक्विड टेंशन। क्लियर? सो अब देखो ये चीज बड़ी है, ये देखो ये बड़ा है और ये छोटा है। है। भाई देखो सॉलिड लिक्विड बड़ा है टेंशन, तो अगर छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कॉस थीटा नेगेटिव किसके लिए होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। किसके लिए होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। एंड फॉर वाटर ये चीज बड़ी होती है, जो सॉलिड और वेपर का जो टेंशन होता है वाटर के लिए वो ज्यादा हुआ करता है। तो फॉर वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन सॉलिड वेपर इज ग्रेटर देन सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और वेपर का जो गठजोड़ होता है टेंशन का, वो सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। देयरफॉर cos थीटा इज एक्यूट एंगल। ओके, सो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट और इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको लेटर ऑन वी विल डिस्कस। तो ये वाला जो पॉइंट है, ओके, इसको हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये 100% कंफर्म करेंगे इसको। ओके, क्लियर? तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई। पढ़िए क्वेश्चन। Explain why surface tension of a liquid is independent of the areas of the surface. सरफेस टेंशन जो होता है इंडिपेंडेंट एरिया से होता है, क्यों? सेकेंड क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, पढ़ो। A drop of liquid under no external forces is always spherical in shape. मतलब जो ड्रॉप होती है लिक्विड की, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तो वो स्फेरिकल होगी, गोल गोल होगी, ठीक है ना। अगर उस पर कोई वो फोर्स जब ऐसे बनता है तो ड्यू टू ग्रेविटी, वो ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इस तरीके की वो होती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ओके, force acting per unit length on either side. तो पहला क्वेश्चन अपन को करना है, सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। कोई भी लिक्विड है उस पर लगने वाला जो सरफेस टेंशन होता है वो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, क्यों? पढ़िए। द फोर्स The force acting per unit length on either side of an imaginary line at right angles on the surface of the liquid is called surface tension. The force does not depend on the area of surface. भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये था फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, इसमें कहीं एरिया की तो बात हुई नहीं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन। आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है ना, थोड़ा छोटी सरफेस बन गई, ये लिक्विड है मान लो आपके पास, ऊपर से देख रहे हो ये लिक्विड है, आपने एक इसमें इमेजिनरी लाइन मानी, ठीक है ना। अब सारा फोर्स मिल करके, फोर्स इधर भी खींचते हैं इधर भी खींचते हैं फोर्स, ठीक है ना, तो दोनों तरफ के इक्वल फोर्स है तो कुछ नेट फोर्स बनेगा, वो पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। नेक्स्ट पढ़िए। In the absence of external force, only surface tension acts on the liquid surface. Surface tension tries to minimize the surface area of liquid. For the given volume, the surface area of sphere is least. Hence, in the absence of external forces, the liquid drop acquires the spherical shape. गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया किस ज्योमेट्री का होता है, स्फीयर का। सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का। अपने आप को सिकोड़ लेता है स्फीयर, बाकी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो इसलिए कम सरफेस एरिया मेंटेन करने के लिए बूंद जो होती है ना, वो अपने आप को स्फेरिकल शेप में करती है। ओके, देखो, द सरफेस टेंशन ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। जो सरफेस टेंशन होता है वो एरिया को मिनिमाइज करने का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्लेन व्हाई। Explain why and to keep a piece of paper horizontal, you should blow over, not under it.
ओके Why we try to close a water tap with our fingers? Fast jets of water gush through the openings between our fingers. देखो कह रहा है, पहला कह रहा है टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। अगर आप एक पेपर का पेज ले लें और उस पेपर के पेज को आप हवा में रोकें नॉर्मल नॉर्मल, तो थोड़ा अगर लंबा पेपर हल्का सा है, एक कोई पेपर काट लिया आपने पेज से, तो वो पेपर जो होगा ग्रेविटी करंट थोड़ा नीचे गिरने लगेगा ऐसे। यस और नो? बट आपको यदि इसको हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऐसे फिक्स रखना है तो बिलीव मी आप ऊपर की तरफ फूंक मारिए। कहाँ मारिए? ऊपर की तरफ फूंक मारेंगे तो ये पेपर जो है अपनी फिर से सही सिचुएशन में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये पेपर इसमें सही सिचुएशन में आ जाएगा। अब यहाँ से हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू हो रही है कि ये सही सिचुएशन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ठीक ना, अभी देखते हैं। एक कंसेप्ट होता है बेटा कि एक कंसेप्ट हुआ करता है कि जहां भी तेजी से गैस मतलब जो एयर होती है वो रश होकर के सरफेस के ऊपर से निकलती है। जहां तेजी से एयर निकलती है उस जोन का प्रेशर कम हो जाता है। उस जोन का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ गए ना? उस जोन का प्रेशर कम हो जाता है तो नीचे का प्रेशर रहेगा हाई और ऊपर का प्रेशर हो जाएगा कम। और चेंज इन प्रेशर क्या जनरेट करता है? फोर्स। क्या जनरेट करता है? तो ऊपर की तरफ फोर्स लग जाता है। समझ गया? चेंज इन प्रेशर से क्या जनरेट होता है? फोर्स। समझ गया ना? और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रेंज में फोर्स लगने लगता है। मोशन है ना? समझ में आ गया? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर हुआ? फोर्स लगने लगता है। इसको याद रखना होता है, ऐसे याद रख सकते हो। छप्पर वाले घर देखे आपने? छप्पर वाले घर कुछ ज्यादा ऊंची छप्पर नहीं। ये ऐसे रहते हैं तीन शेड वाले घर। जब बहुत तेज की हवा चलती, तूफान आती है तो ये जो हवा जो होती है इसके ऊपर से जाया करती है। क्लियर? हाई वेलोसिटी हवा है तो यहाँ पे प्रेशर ऊपर जहां से टकराती होकर क्या कर देती? कम। तो लो प्रेशर। और नीचे का प्रेशर, नीचे तो हवा नहीं जा रही है क्योंकि बंद है यहाँ से, तो नीचे का प्रेशर क्या रहता है? हाई। समझ गया? नीचे का प्रेशर क्या रहता है? हाई। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा हाई टू लो, तो ये छप्पर जो होती उड़ जाती है। समझ गया ना? छोड़ करके अपने इसको उड़ जाएगी। क्लियर? आ जाएगा समझ में? तो एक ही तरफ से उड़ेगा या पूरा ही चला जाएगा? पूरा का पूरा चला जाएगा छप्पर पर एक तरफ हाई भी तो है ना सर? कहाँ हाई? इस साइड हाई है, कहाँ? कुछ नहीं नहीं है, कुछ नहीं है। एक ही तरफ से ये वेलोसिटी जहां से टकराएगी ना दोनों तरफ लो हो जाएगा। दोनों तरफ लो हो जाएगा। इधर भी लो हो जाएगा, इधर भी लो हो जाएगा। अंदर है हाई तो प्रेशर। समझ गए भाई? यही तो इसी की वजह से तो एरोप्लेन लिफ्ट होता है। अगर एरोप्लेन रनवे पे ना दौड़े तो वो ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। एरोप्लेन हवा में क्यों उठता है? प्रेशर चेंज की वजह से। समझ गए ना? एरोप्लेन इसी कंसेप्ट पे ऊपर उठता है। मतलब जमीन में ज्यादा प्रेशर रहता है? नहीं, स्पीड का फंडा है मेरे भाई, स्पीड का फंडा है। क्योंकि एरोप्लेन का जो जो वो होता है सिचुएशन जो बनाया जाता है वो एरो स्ट्रीम बनाई जाती है, इसको एरोफॉइल बोलते हैं। तो यहां से जो आती है हवा टकरा करके बड़ी हाई स्पीड में जब ये जाता है तो यहाँ पर हवा का बहुत जोर का स्पीड हुआ करता है रनवे पे जब ये दौड़ता है। तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर। क्योंकि ऊपर की जो शेप बनाई जाती है वो बनाई जाती है एरोडायनेमिक। क्या बनाई जाती है? एरोडायनेमिक। कि मतलब हवा निकले यहाँ से ऐसे जाए टच होकर के। समझ गया ना? एकदम इंटरप्ट ना हो। अगर इस शेप को अगर आप बिगाड़ दो एरोप्लेन उठ ही नहीं पाएगा हवा में। क्लियर है? अब इसके बाद ये जैसे ही हो जाएगा तो नीचे का प्रेशर हाई, नीचे का प्रेशर हाई, ऊपर का प्रेशर लो। भाई यहाँ तो हवा जा ही नहीं पाई ना इतने रीजन में, तो ये तो हाई प्रेशर में रहेगा तो उड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ लगेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या इसको बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं एरो लिफ्ट, है ना? हवा में ना हाइड्रोलिक तो वो होगा ना पानी के लिए, वो पानी के लिए। हाँ, लिक्विड के लिए। समझ गया ना? तो ये एयर लिफ्ट जेसीबी में होता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो पढ़िए, to keep a piece of paper horizontal you should below over। इसको आपको ऊपर फेंकना,
ऊपर हवा ब्लो करनी पड़ेगी, नॉट अंडर इट, नॉट क्योंकि अंडर। ऊपर ऊपर लो रहेगा, नीचे से हाई लगेगी तो उड़ता रहेगा। चेंज इन प्रेशर, पढ़िए, व्हेन अ पीस ऑफ When a पेपर piece of paper is blown over the over, then the velocity of air in that region increases. increase, बहुत इंपॉर्टेंट है, then the velocity of air that increases, hence the kinetic energy of the air increases, hence the kinetic energy of the air increases. Then according to the Bernoulli's theorem, pressure in that region decreases. वो बर्नौलीज कहते हैं कि जहां पर आपकी वेलोसिटी हाई होगी वहां पे प्रेशर क्या कर जाएगा, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, समझ गए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, हाँ स्पीड ज्यादा होगी ना? स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीजेस, देन द प्रेशर इन द बिलो रीजन, समझ गए ना, प्रेशर कम रीजन में हो जाएगा, डिक्रीजेस देन द प्रेशर इन द बिलो रीजन, सॉरी बिलो रीजन मतलब उसके नीचे वाले की तुलना में, मतलब इधर पे प्रेशर हो जाएगा लो, लो, देन द प्रेशर इन बिलो रीजन मतलब, और इधर पे प्रेशर रहेगा क्या, हाई, समझ में आया, yes, sir. below region. Hence, due to decrease in pressure in upper region, the paper strip becomes Horizontal. horizontal. ठीक है ना, पेपर स्ट्रिप जो है वो क्या हो जाएगी, horizontal. क्लियर, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, when we try to close a water tap with our fingers, हाँ, the jet water gush through the openings between our two fingers. ये जो दो सुराख होती हैं फिंगर्स की, इससे आपका निकलने का पानी बहुत तेजी से कोशिश करता है, रीजन बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a मतलब एरिया और v मतलब वेलोसिटी, हाँ, अगर आप एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सटक में भी तो ये होता है, आप दबा लेते हो एरिया, आप छुपा लेते हो, एरिया कम कर देते हो, पानी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, समझ गए ना, पानी का फोर्स बढ़ जाता है, क्लियर, पढ़िए, व्हेन वी ट्राई, when we try to close the water tap with our fingers, the area flow of liquids decreases. एरिया ऑफ फ्लो, द एरिया ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, एरिया एरिया डिक्रीज कर जाएगा, समझ नहीं आ रहा सर, भाई आपने जब वो- आप वाटर टैप को क्लोज किया, हाथ से दबाया, अच्छा, हाँ, तो वाटर टैप की जो ओपनिंग थी वो कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, खुला हुआ जो जोन था कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, वही तो एरिया है, एरिया डिक्रीजेस, पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द According to principle of continuity, AB equals to constant. Obviously, if A decreases, then B increases. Thus, the velocity of flow of liquid increases, and the fast jets of water gush through the opening between our fingers. समझ में आ गया, नहीं है। क्यों नहीं आया भाई, जब आपने उसके ऊपर एरिया में हाथ रख दिया तो एरिया कम हो गया, अच्छा, नीचे मतलब टैप बंद कर रहे हैं? हाँ नीचे टैप ऐसे ऐसे टैप है या ऐसे बंद कर रहे हैं, हाँ, तो उसका एरिया कम हो गया, हाँ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट V मतलब इधर वेलोसिटी, velocity. समझ गया ना, हाँ, ए मतलब एरिया, तो अगर एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। ज्यादा होना पड़ेगा, तो बढ़ गई वेलोसिटी, पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना सर? कहाँ प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए इंटू वी, ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना बेटा, हाँ सर। ए कांस्टेंट के नीचे आएगा तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी नहीं बनेगा, हाँ, नहीं बनेगा, बनेगा ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आ गया समझ में, हाँ सर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बताना है आपको, बहुत ही सिंपल है, पास्कल साहब ने क्या बताया था, पास्कल साहब ने बताया था कि आप कोई भी प्रेशर देते हो तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बोलिए हाँ सर। कोई भी प्रेशर देते हो तो प्रेशर का होता है इक्वल, Equally. हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ होती है, आपने कभी अगर फोर व्हीलर वगैरह धुलवाई है, हाँ, फोर व्हीलर वगैरह धुलवाने ले जाते हो तो वो हाँ। रख करके उसको उठा दिया करते हैं, हाँ, समझ गए ना, वो रख करके इसको इक्वल उठा दिया करते हैं, तो उसमें कंसेप्ट क्या लगा और करता सर है कि जेसीबी में भी तो बस वही स्टैंड सब में रोड वही जाती सब है। वही कंसेप्ट है, उसी का कंसेप्ट, हाँ, तो उसका कंसेप्ट यही है कि जितना प्रेशर आप इधर दोगे उतना प्रेशर आपको वहां पे मिलेगा, है ना, तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बात करूंगा तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर जो होता है इक्वल हुआ करता है, जितना आपने यहाँ प्रेशर दिया और उतना यहाँ मिलेगा, बोलो ये सॉरी, Yes, sir. क्योंकि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि P1 इक्वल टू कितना, P2, बोलो यस, yes, sir. तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कितना एरिया F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है ना, क्लियर हुआ, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, हमें क्या चाहिए, हमें F2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, F2 चाहिए, वही तो उठाएगा इसको, ये ऊपर जो कार खड़ी हुई है वही तो उठाएगा, बोलो यस Yes, sir. F2
इज इक्वल टू रो फ्लो F2 को इधर F1 है हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई A1, A2 बाई A1, अब देखिए अब A2 बाई A1, F1 क्या है फोर्स वो आप जो लगा रहे हाँ सर, हो, F1 क्या है फोर्स जो आप लगा रहे हो। मान लो यहाँ पर आप खड़े हुए, मान लो यहाँ पर आप खड़े हुए और आपको अपने वजन से कार उठानी है, आपको अपने ही वजन से फोर्स से कार को लिफ्ट कराना है, समझ में आ गया। तो F1 तो आप बदल नहीं सकते हो, बोलो हाँ, नो सर, बदल नहीं सकते हो। अब किस पे डिपेंडेंसी आ गई, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, वही तो F2 प्रोवाइड करेगा ना, हाँ, A2 अपॉन A1। तो A2 मतलब कि इस वाले प्लेटफॉर्म का एरिया, यस सर, A1 मतलब इस वाले प्लेटफॉर्म का एरिया। अगर आप इसको तो कुछ कर नहीं सकते हो, अगर इस क्वांटिटी को आपको जी भर के बढ़ाना है तो A2 अपॉन A1 को बढ़ाना पड़ेगा ना, कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इसको लाने के लिए मान लो ये 24 है, मान लो ये कितना है 24 है कि नहीं, यस सर, ये 24 है और आपके पास फोर्स केवल 2 का है, फोर्स का केवल क्या है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रही है इतनी चीज, इसको क्या कर दो 12 कर दो, A2 अपॉन A1 क्या कर दो 12, तभी तो 12 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 24, मतलब इधर 24 चाहिए है और आप इधर 24 प्रोड्यूस कर दोगे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा A2 बाई A1 को इंक्रीज करना है, बोलो यस और नो। A2 बाई A1 को इंक्रीज करने का तरीका A2 को बढ़ा दो और A1 को घटा दो, मतलब इधर वाला एरिया जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसको बिल्कुल कम ले लो और इधर वाला एरिया जिस पर आपकी कार खड़ी हुई है उसे क्या ले लो ज्यादा, समझ में आ गया ना। तो आप अपने फोर्स से ही कार को उठा सकते हो, क्लियर हुआ, आप अपने फोर्स से ही कार को क्या कर सकते हो उठा सकते हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये है कंसेप्ट। जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहां का एरिया बहुत कम ले लो, वहां का एरिया क्या ले लो बहुत कम, और जहां पर आपको आप लिफ्ट करना है बॉडी को वहां का एरिया क्या ले लो बहुत ज्यादा। यकीन मानिए आप अपने फोर्स से ही कार को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर लेंगे, समझ में आया। बट आप कहें कि नहीं नहीं मैं जितने प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं उतने प्लेटफॉर्म को ही कार को चाहिए, नहीं कर पाओगे। आप अपने प्लेटफॉर्म को सकरा करते जाओ, छोटा करते जाओ और इसके प्लेटफॉर्म को बड़ा करते जाओ, समझे। तो जितना ज्यादा कम होगा उतना प्रेशर हाँ, ज्यादा तो इधर का प्रेशर आपका इक्वली वहां चला जाएगा, क्लियर है, आ गया समझ में, यस सर, बन जाएगा। हाँ सर, चलिए देखिए, तो ये कहलाता है ये जो मैं ये जो चीज है ये कहलाती है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ओके। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें कुल मिलाकर के फंडा क्या है, जितना एरिया कम होगा, हाँ अपना एरिया कम उस वाला एरिया ज्यादा, मतलब कुल मिला के एरिया का खेल है, ये एरिया का रेशियो का खेल है, मतलब ये